हेलो दोस्तों, मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है? सीक्रेट घर जमाई कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, ये कहानी बनाने में बहुत लगती है। मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता, बस एक शेयर, इस पूरी कहानी पर एक लाइक और एक कमेंट ही मांगता हूँ। तो आप इतना तो कर दीजिए, इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगता। तो चलिए, आज के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने बोहें उठाते हुए कहा, चलो अब भी कोई बात नहीं, अब भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम्हें याद तो आया, तो फिर हम डिवोर्स ले लेते हैं। ये लड़की कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही थी। वो इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हो सकती। अगर वो इतनी भुलक्कड़ होती तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल सकती थी? जरूर वो भूलने का नाटक कर रही होगी। भले वो कियारा सच में भूल गई हो या भूलने का नाटक कर रही हो, फिर भी समर उसे याद दिला ही रहा था, क्योंकि वो अब उसके साथ रहना नहीं चाहता था। आखिरकार कियारा ने याद करते हुए कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं मेरी सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ और आईडी प्रूफ लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो मुड़ी और पैर पटकती हुई दूसरे मंजिल की ओर चली गई। ये सभी चीजें डिवोर्स के लिए आवश्यक थी। 1 मिनट के बाद कियारा उदास चेहरे के साथ वापस नीचे लौट आई और उसने हल्के से कहा, मुझे हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। शायद जब कल हमारे ऊपर हमला हुआ था तब हड़बड़ी में कहीं गिर गया। समर ने अपना सिर हिलाया और चिंतित होते हुए कहा, तो फिर अब क्या करें? मेरे सर्टिफिकेट के बिना हम डिवोर्स कैसे ले पाएंगे? डिवोर्स के लिए मैरिज सर्टिफिकेट तो सबसे ज्यादा जरूरी था। यही तो एकमात्र प्रूफ था कि वो साबित करता कि वो शादीशुदा हैं, और जब तक वो ये नहीं साबित करेंगे कि उन्होंने शादी की है, तब तक डिवोर्स कैसे ले सकते थे? कियारा ने जब उसका चिंता से भरा हुआ चेहरा देखा तो उसको हंसी आने लगी, लेकिन उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तो चलो अभी के अभी डिवोर्स नहीं लेते, जब तक हमें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। समर ने भी हाँ कहा और कहा, ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं अब? उसकी बात सुनकर कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, कर सकते हैं। जैसे मैं ऑफिस जा रही हूं, तुम भी थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे रिश्ते के बारे में अभी किसी को बताना मत। कियारा बहुत खूबसूरत आंखों से मासूमियत झलक भरी दिखाई दे रही थी, और जब वो बाहर निकली, वास्तव में मैरिज सर्टिफिकेट दूसरे मंजिल के कमरे पर ही था, लेकिन कियारा ने इसे छिपा दिया था। वो अब डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी। बेचारा समर, वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मूर्ख बनाता रहा, और आज उसे एक लड़की ने उल्लू बना दिया। उसने थोड़ी दुखी होते हुए कहा, आह यार, ये मैरिज सर्टिफिकेट के बिना अब डिवोर्स भी नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूंगा? समर ने आं भरी। वो बहुत दुखी हो रहा था। उसे फिर से इस फीलिंगलेस लड़की का सामना करना पड़ेगा। उसने मन ही मन कहा, चलो अब इसके बारे में सोचने का क्या फायदा, अभी मुझे ऑफिस ही जाना चाहिए, कुछ तो दिमाग टहलेगा। उसने बाहर की तेज धूप को देखा और ऑफिस में जाने का फैसला कर लिया। सच कहूं तो अगर उसका डिवोर्स हो भी जाता तो भी वो आसानी से इंदौर नहीं छोड़ सकता था, जबकि दूसरी दुनिया के 3 किंग इंडिया आ चुके थे और कियारा उसकी वाइफ भी थी। अगर वो डिवोर्स के बाद चला जाता तो शायद उसके पीछे से वो लोग कियारा को मार डालते। तीनों किंग को मारने से पहले उसने कियारा के साथ अस्थायी रूप से रहने का फैसला कर लिया था, ताकि वो उसे आसानी से बचा सके। जब समर ने पुरानी सी जैकेट पहनी और विला से बाहर निकला तो उसने देखा गेट पर सभी गार्ड अजीब नजरों से उसे देख रहे थे, लगातार चर्चा कर रहे थे। और विला के जैसे ही बाहर निकला, नेपानिया पैलेस इंदौर के सबसे हाई एंड सिक्योरिटी थी। वे सभी यूरोपियन स्टाइल में बने हुए विला थे। यहाँ रहने वाले लोग सभी प्रसिद्ध और अमीर परिवार के थे। इस सोसाइटी के इंदौर के सभी बिजनेस मैन, बिलियनियर लोग रहा करते थे। ये सभी प्रसिद्ध लोग प्लेबॉय, वर्साचे और चैनल जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनते थे।
इनकी कीमत समर की एक साल की सैलरी से भी ज्यादा होती थी। जो लोग समर की तरह इस सेल से खरीदे हुए कपड़े नहीं पहनते, वो पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो ऐसे कपड़ों में वहां से निकल रहा था। एक नजर में हर कोई बता सकता था कि वो गरीब है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत आलसी था और उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि गार्ड क्या सोचेंगे। उसके लिए पैसा सिर्फ एक गिनती थी। अगर उसे पैसा चाहिए तो वो किसी भी तरह के एक मिशन पर जा सकता था और वो एक बार में करोड़ों रुपए कमा सकता था। सच में वो बहुत आलसी था। आधे घंटे के बाद समर तपती धूप में अग्रवाल इंडस्ट्रीज पहुंच ही गया, बहुत दूर से भी। और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की 20 मंजिलों से ज्यादा ऊंची आलीशान इमारत को वो साफ देख सकता था। कियारा इस आलीशान इमारत की सबसे अच्छी मंजिल तीसरी मंजिल पर बैठती थी। जैसा कि सबको पता था कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सबसे पावरफुल पर्सन थी और ये बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर थी। हालांकि समर को कियारा में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे ये स्वीडी करना पड़ा ही। बिजनेस में बहुत अच्छी थी और ये सच था कि जिसकी वजह से कंपनी इतनी अच्छी स्थिति में है, जो ये साबित करता था कि बिजनेस में बहुत अधिक कुशल लड़की थी। बिजनेस वर्ल्ड उसे सभी ने बिजनेस क्वीन का टैग दिया था। जब समर सेल्स डिपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा तो एक कड़वी सी आवाज उसने सुनाई दी, मिस्टर समर, आज आप ऑफिस में देरी से क्यों आए हैं? उसने पलटकर देखा। बोलने वाली एक सुंदर सी लड़की थी। उस लड़की ने नीले रंग की ऑफिस ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा आकर्षक था और दांत चमक रहे थे। उसकी आंखें झील की तरह गहरी थी। वो प्यारी सी लड़की कोई और नहीं, प्राची देसाई थी। समर ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में प्राची से कहा, अरे प्राची, तुम बस ये समझो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। प्राची का चेहरा आकर्षक बना रहा। उसने गुस्से में समर को समझाते हुए कहा, मिस्टर समर, आपको कंपनी ज्वाइन किए हुए 3 दिन हुए हैं और आप अभी से लेट आने लगे। यह बहुत गलत है। कल वो ऑफिस टाइम में गेम खेल रहा था और आज वो देर से आया था। इससे वो बहुत ज्यादा प्राची नाराज हो गई थी। वो इस कंपनी में एक पुरानी एम्प्लॉय थी जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करती थी। पिछले महीने उसे सेल्स डिपार्टमेंट द्वारा बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड दिया गया था। उसे उन लोगों से नफरत थी कि जो काम चोरी करते हैं और ड्यूटी पर देर से आते हैं। अगर कोई और होता जो देर से आता तो पहले ही उसकी रिपोर्ट अपने सीनियर को भेज देती, लेकिन यह समर था। भले वो अभी भी गुस्से में थी, फिर भी उसने उसे एक और मौका देने का फैसला कर लिया था। प्राची के गुस्से से भरे हुए गुलाबी चेहरे को देखकर समर थोड़ा मुस्कुराया। उसे लगा कि वो बहुत प्यारी थी और वास्तव में अपनी जॉब के प्रति ईमानदार भी। ये देखकर उसकी पत्नी की कंपनी में उसके अच्छे जैसे एम्प्लॉय हैं तो वो उसकी पत्नी को भाग्यशाली समझ रहा था। तभी उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर प्राची ने गुस्सा करते हुए फिर कहा, आप अभी भी हंस रहे हैं? एक तो आप लेट आए हैं और फिर भी हंस रही हैं। समर ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से कहा, ठीक है प्राची, तुम गुस्सा मत करो, अब मैं और नहीं हंसूंगा। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बार किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, समय से आना। समर ने भी हाँ में हाँ हिलाते हुए कहा, थैंक यू प्राची, आपसे मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, कभी भी लेट नहीं होऊंगा। समर ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसे लगा कि ये बहुत प्यारी लड़की वाकई में बहुत प्यारी है। प्राची ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए उससे कहा, अब जल्दी करो, अपने डेस्क पर जाओ और काम शुरू कर दो, नहीं तो अगर किसी ने आपको देख लिया तो वो लेट आए हैं तो वो आपके साथ बुरा करेंगे। समर ने कहा, ठीक है, समझ गया। ये कहते हुए वो मुड़ा और सेल्स डिपार्टमेंट में अपने डेस्क पर चला गया। ये देखकर समर कैसे चोरों की तरह सेल्स डिपार्टमेंट में घुस रहा था। प्राची वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुराई जा रही थी। उसकी हंसी से ऐसा लग रहा था जैसे अचानक सैकड़ों फूल खिल गए हो। उज्जवल और सुंदर और उसका पूरा कॉरिडोर उस मुस्कान से जगमगा उठा। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज फिर आई, प्राची, मेरे ऑफिस में आओ। प्राची ने पलटकर देखा। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए।
उसको ऑफिस में बुलाने वाला व्यक्ति प्रणव था। प्रणव यही था जो समर से बहुत ज्यादा चिढ़ता था और प्राची को प्यार करता था। प्रणव सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर था और वो सेल्स डिपार्टमेंट की एक रेगुलर एम्प्लॉय, इसलिए उसके पास प्रणव की बात मानकर उसके ऑफिस में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके ऑफिस में चली गई। ऑफिस के अंदर जाते ही प्रणव ने दरवाजा और खिड़की बंद की। प्राची सिर से लेकर पैरों तक उसको देखा। उसकी आंखें आग से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्राची को खा ही जाएगा। प्रणव की आंखों में आग देखकर प्राची का आकर्षक चेहरा थोड़ा सा सतर्क हो गया। उसने नीचे देखा और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वो जिस नजर से उसे देख रहा था वो एक भेड़िए की तरह थी, जो एक छोटे से सफेद खरगोश को देख रहा और वो इस तरह से डर गई थी। प्रणव ने अपने बालों को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, प्राची, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और तुम्हें इसे पूरा करना होगा। प्राची ने अपने कोमल से हाथों को कस लिया और परेशान होकर पूछा, जी सर, बताइए क्या काम है। उसे पहले ही लग रहा था कि ये कोई अच्छा काम नहीं होने वाला, और जब से उसने प्रणव का प्रपोजल रिजेक्ट किया था तब से ही वो उसे कभी न कभी परेशान करने का हमेशा ही मौका देखता रहता था। उसे निशाना बनाने लगा था। हर वक्त उसके काम में कोई ना कोई कमी निकालता रहता। कभी कभी वो कहता कि उसकी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है, कभी कभी वो कहता कि वो बहुत ज्यादा आलसी हो गई है। प्रणव की आंखें गर्म थी और उसने काम के बारे में जोर से बताते हुए कहा, प्राची, तुम जाओ और ईगल गैंग के हेड बख्तावर से 1 करोड़ रुपए का उधार वसूल लेकर आओ। क्या? प्राची के लाल होठ खुल गए। उसने शौक होते हुए कहा, ईगल गैंग के लीडर से 1 करोड़ रुपए का बकाया वसूल करूं? उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। क्या ये प्रणव वाकई में चाहता है कि वो ईगल गैंग से 1 करोड़ रुपए का कर्ज वसूल करे? ये पागलपन तो नहीं है? मैं उस दिरंदे को कैसे झेल पाऊंगी? यही खड़ी खड़ी प्राची बेचारी यही सोच रही थी। जब प्रणव ने देखा कि प्राची ने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी तो उसने अपनी बात दोहराते हुए फिर कहा, प्राची, तुम सेल्स डिपार्टमेंट में पिछले 1 महीने से काम कर रही हो। आखिरकार मुझे भरोसा है कि तुम बख्तावर से 1 करोड़ रुपए का उधार वसूल कर लोगे। प्रणव की बात सुनकर प्राची का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा था। ईगल गैंग इंदौर में बहुत ज्यादा मशहूर था और ये अक्सर शहर में दंगे फसाद करते रहते थे। वहां लोगों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हफ्ता भी वसूली करते थे। इस ईगल गैंग का लीडर लगभग 6 महीने पहले सेल्स डिपार्टमेंट से 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीद कर लेकर गया था, लेकिन उसने अभी तक पैसे नहीं दिए थे। सेल्स डिपार्टमेंट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग उसे पैसे मांगने के लिए गए थे और हर बार उसने अपने हाथ पांव तुड़वाकर बिना पैसे ही वापस आ गए। उनको महीनों तक अस्पताल में रहना भी पड़ा था। तब से ही सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों ने कभी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। सभी अब उस पैसे को लगभग भूल ही गए थे। लेकिन प्रणव चाहता था कि प्राची कर्ज वसूलने जाए। ये साफ पता चल रहा था कि वो जानबूझकर उसे मुसीबत में डालना चाहता था। वो एक मामूली सी कमजोर लड़की थी। वो गुंडे उसकी बात कहां से सुनेंगे? और वैसे भी जितनी वो सुंदर थी उतनी ही उसके मुसीबत में फंसने के ज्यादा चांस थे। उसकी सुंदरता के चलते तो वो दरिंदा उसे कच्चा ही खा जाएगा। प्राची का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। उसने प्रणव से इस बारे में बहस करते हुए कहा, मैनेजर प्रणव, ईगल गैंग बहुत खतरनाक और बेरहम गुंडों का अड्डा है। मैं एक लड़की हूँ, मैं उन खतरनाक गुंडों से कैसे डील कर सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। प्रणव ने आखिरकार अपने औकात दिखाते हुए एक शैतानी हंसी हंसी और कहा, प्राची, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, ईगल गैंग से 1 करोड़ रुपए लेकर आओ और दूसरा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं तुम्हारी सबसे सुरक्षा करूंगा। सेल्स डिपार्टमेंट में तुम्हें आगे से कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। देख लो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम कौन सा चूज करोगे? उसने सोच समझकर ये प्लान बनाया था ताकि वो प्राची उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाए। उसने देखा प्राची का चेहरा पीला पड़ गया और उदास हो गई, इसलिए उसने उत्साहित होते हुए कहा, प्राची,
इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो कर लो। ये कहते हुए उसने मन ही मन सोचा, मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके तुमने मुझे बहुत दुख दिया। अब तुम्हें खुशी भी हो रही थी ना? मुझसे ज्यादा उस समर की वैल्यू थी ना। उसको अपना बॉयफ्रेंड बताया था। अब मैं भी देखता हूं कैसे वो तुम्हें बचाता है। प्राची को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आदमी कितना बेशर्म, और उस पर वो चिल्लाई, तुम बहुत बेशर्म हो प्रणव। मैं चाहे मर भी जाऊं फिर भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। ये सुनते ही प्रणव के चेहरे पर एक दुष्ट भाव आ गया। उसकी आंखें धमकियों से भरी थी। उसने प्राची को एक बार और कहा, प्राची, मैं तुम्हें सोचने का 1 घंटा देता हूँ। अच्छी तरह से इस बारे में सोच लो। मेरी गर्लफ्रेंड बनो या फिर जाकर ईगल गैंग से पैसे लेकर आओ। अगर तुमने इनमें से कोई भी काम नहीं किया तो कहीं और नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात सुनकर प्राची और जोर से चिल्लाई, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और ये कहते हुए वो ऑफिस से बाहर निकलकर सेल्स डिपार्टमेंट की ओर चली गई। जाकर समर के बगल में अपने डेस्क पर बैठ गई। समर ने प्राची के पीले चेहरे को देखकर चिंता में पूछा, प्राची, तुम्हें क्या हो गया है? प्राची को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी किडनी मांग ली। उसे अच्छी तरह याद था कि प्राची उससे बस बातें कर रही थी और हंस रही थी। कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि उसका चेहरा इस कदर पीला पड़ गया। आंखें गुस्से से भर गई। समर को यहाँ तक प्राची के बारे में जितना पता चला था, वो एक उत्सुक और बेहद आशावादी लड़की थी। समर के दिलासा देने वाले शब्दों को सुनने के बाद प्राची ने कुछ कहने की कोशिश की। समर, मैं वो लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। जोर जोर से रोने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से लथपथ हो गया था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज इंदौर की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। कंपनी बड़ी होने के साथ साथ बहुत से प्रोडक्ट सेल करती थी। एक आम कर्मचारी को भी हर महीने कुछ हजार की सैलरी के साथ अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता था। फिर प्राची जैसी बेहतरीन एम्प्लॉय तो अच्छी खासी सेल भी करती थी, जिससे उसकी महीने की इनकम ही 1 लाख से ऊपर चली जाती थी। उसे इस नौकरी में बहुत जरूरत थी क्योंकि उसके पिता भी बीमार थे। हर महीने उनके इलाज में लाखों खर्च होता था। ये सारे मेडिकल खर्च, घर का खर्च वो यही सैलरी और कमीशन से ही चलाती थी। वो अपनी नौकरी नहीं खो सकती थी, वरना उसके पास अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। प्राची बेहद उदास और बेबस थी। उसका सिर अब समर के कंधे पर था। उसका आकर्षक चेहरा आंसुओं से बिल्कुल भर गया था। समर ने अपनी उंगली बढ़ाकर उसकी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, प्राची, तुम बताओ तो मुझे क्या हुआ है। अगर हो सके तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम मुझे बताओ तो। समर की बातें सुनकर प्राची ने रोना बंद कर दिया और प्रणव की धमकी के बारे में बात करने ही वाली थी। तभी उसे याद आया कि वो यहाँ सिर्फ 3 दिन से है। अगर वो उसे बता भी दे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो फिर से रोने लगी। समर ने उसकी तरफ देखते हुए दृढ़ता से कहा, प्राची, अगर तुम अब भी मुझे अपना दोस्त समझती हो तो प्लीज मुझे बताओ, वरना मैं सोचूंगा कि तुम मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझती। ये देखकर प्राची कितना दुखी थी। वो कितनी असहाय और बेबस महसूस कर रही थी। वो दिल से उसकी मदद करना चाहता था। प्राची ने भी समर की आंखों में सच्चाई देखी तो उसने बताना शुरू किया, समर, मुझे उस मैनेजर प्रणव ने 2 ऑप्शन दिए हैं। या तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं या फिर ईगल गैंग से कंपनी का उधार लेकर आऊं। अगर मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। प्राची के मुंह से प्रणव की इस हरकत के बारे में सुनकर समर का खून खोल गया। वो एक मासूम सी लड़की को ऐसे दिन दहाड़े कैसे धमका सकता था। इसलिए उसने गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, प्रणव की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें धमकी देने की। उसे अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं अभी उसको सबक सिखाता हूं। प्राची ने उसको गुस्से में देखकर वो बेचारी फिर घबरा गई। उसने समर को रोकते हुए कहा, समर, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। अगर तुमने प्रणव से पंगा लिया तो तुम्हें भी नौकरी से निकाल देगा। प्राची तुरंत खड़ी हो गई।
समर को उसने पीछे खींच लिया ताकि वो सच में कहीं प्रणव के ऑफिस में जाना पहुंच जाए। समर को भी डर था कि प्राची कहीं प्रणव के आगे झुक न जाए, इसलिए उसने तुरंत उसे दिलासा देते हुए कहा, प्राची, प्रणव इंसान नहीं जानवर है, तुम ऐसे उसे नहीं डर सकती, तुम्हें उसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। पर प्रणव जैसे सुअर को इतनी सुंदर लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद करने दे सकता था। प्राची ने सिर हिलाया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, समर, चिंता मत करो, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो भी मैं प्रणव की गर्लफ्रेंड तो बनूंगी नहीं। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर प्रणव ने उसे अग्रवाल इंडस्ट्री से निकाल दिया तो वो अपना खून और किडनी बेच देगी। उसे अपने पिता के मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए कहीं न कहीं से पैसे तो लाने ही पड़ेंगे, लेकिन वो कभी भी वो प्रणव की गर्लफ्रेंड बनना पसंद नहीं करेगी। तभी समर ने कुछ सोचते हुए पूछा, प्राची, तुमने कहा था कि अगर तुम ईगल गैंग से 1 करोड़ रुपए ले आओ तो तुम्हें प्रणव की गर्लफ्रेंड नहीं बनना पड़ेगा, ना ही वो तुम्हें नौकरी से निकाल पाएगा, है ना? प्राची को कुछ समझ ही नहीं आया कि समर क्या करने की सोच रहा है। फिर भी उसने समर की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ समर, लेकिन ईगल गैंग इंदौर का सबसे बड़ा और खूंखार गैंग है। शहर के सभी बड़े गैंगस्टर उस गैंग के मेंबर हैं। उनसे पैसे निकलवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है समर। समर ने अपना हाथ हिलाया और बहादुरी से कहा, प्राची, तुम मेरे साथ आओ, ईगल गैंग से पैसे निकलवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी समर की बात पर वहां मौजूद और सेल्स पर्सन ने भी सुन लिया। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। क्या पागल लड़का है ये। तभी उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, यार समर, तुम तो बहुत अच्छा मजाक बना लेते हो। भाइयों बहनों, देखो देखो ये समर बाबू क्या कह रहे हैं, ये ईगल गैंग से पैसे वसूल करेगा। उसकी बात सुनकर एक और ने कहा, मैं शर्तें लगा सकता हूं कि उनसे 1 रुपए भी ये निकलवा नहीं पाएगा। तभी तीसरे ने कहा, बिल्कुल, पिछली बार जो व्यक्ति गया था उन्होंने उसका हाथ तोड़ दिया था, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। दफ्तर के अंदर सभी के अंदर दर्जनों सेल्स पर्सन चर्चा करने लगे थे। ये सभी समर का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लगा कि वो कुछ भी कर ले लेकिन ईगल गैंग से पैसे नहीं निकलवा पाएगा। सिर्फ उन सेल्स पर्सन को ही नहीं, प्राची को भी नहीं लगा कि ईगल गैंग से पैसे निकलवाना इतना आसान होगा। प्राची ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ समर से कहा, समर, हम सिर्फ 2 ही हैं, हम उन गैंगस्टरों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? उस बेचारे के भी चेहरे पर चिंता के भाव आ गए थे। ईगल गैंग में 10 गैंगस्टर थे। वो सभी क्रूर थे और उनके द्वारा पीटे गए बहुत से लोग सुधर गए थे। प्राची ईगल गैंग की ताकत के बारे में सोच सोच कर ही डर रही थी। तभी समर ने उससे कहा, प्राची, तो क्या तुम प्रणव की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? प्राची ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। समर ने कॉन्फिडेंस के साथ उससे कहा, तो फिर ठीक है, अगर तुम प्रणव की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो मेरे साथ आओ और 1 करोड़ का कर्ज वसूलो। मेरा विश्वास करो, वो पैसे जरूर देंगे। ये भी कोई कम आदमी थोड़ी था। समर शैडो किंग था। उसके लिए उनसे पैसे निकलवाना बहुत आसान भी था। अगर वे उसे पैसे नहीं देंगे तो वह उन्हें बुरी तरह से पीटेगा। वो उन्हें तब तक पीटेगा जब तक वो पैसे वापस नहीं दे देते। पंच और किक्स शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। प्राची ने अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ ली और फुसफुसाई, समर, ईगल गैंग का अड्डा इंदौर के बाहरी एरिया में है, हम वहां तक जाएंगे कैसे? ईगल गैंग इंदौर के बाहरी इलाके में एक पुराना ढाबा था। वो एक सुदूर और सुनसान इलाका था जहां कोई पहुंचता भी नहीं था। यहाँ तक कि कैब वाले भी उन गैंगस्टरों से डरते थे। वहां कोई भी नहीं जाता था। वहां जाने में केवल 2 ही रास्ते थे, खुद की गाड़ी से या पैदल। पैदल दर्जनों मील चलना जाहिर तौर पर दोनों के लिए असंभव था और दोनों में से किसी के पास भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए वहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तभी समर की आंखें अचानक चमक उठी। उसने कंपनी के दरवाजे पर एक बाइक देखी। ये एक रेगुलर बाइक थी।
जिससे वो दोनों आराम से जा सकते थे। सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहने एक मोटा आदमी बाइक के पास कुछ बैठा धूम्रपान कर रहा था। जाहिर है कि वो उस बाइक का मालिक था। इस मोटे आदमी को देखकर समर खुश हो गया। इस मोटे आदमी का चेहरा गोल और आंखें छोटी थी। ये वही मोटा आदमी था जिससे समर की मुलाकात इंटरव्यू के दौरान हुई थी और उस समय एक दूसरे से वो बातें करते थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी समर मोटे आदमी के पास आया और उसके कंधे का थपथपाकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई कैसे हो, मुझे पहचाना क्या? मोटे आदमी ने तुरंत समर को पहचान लिया, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ भाई कैसे हो, मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम उस दिन इंटरव्यू देने आए थे, तुम्हें नौकरी मिल गई क्या? उसका गोल मटोल चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, हाँ भाई मेरा नाम समर है, अब मैं सेल्स डिपार्टमेंट में कर्मचारी हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? उस मोटे आदमी ने समर की बात का जवाब देते हुए कहा, भाई मेरा नाम रोहन है, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में तो जॉब नहीं मिली, लेकिन इन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड दे लिया, अब मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ। समर मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, यह भी बढ़िया ही है भाई, हम दोनों कलीग हैं, क्या मैं तुमसे एक छोटी सी मदद मांग सकता हूँ? रोहन ने बेझिझक हाँ करते हुए कहा, अरे भाई बताओ ना क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। समर ने मुस्कुराते हुए रोहन से कहा, भाई मुझे थोड़े टाइम के लिए बाइक चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे सकते हो? रोहन ने तुरंत अपनी पॉकेट से बाइक की चाबी निकाली और समर की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई ये लो यार, ये कोई बड़ी बात है क्या, हम 2 बार मिले और हमारी किस्मत हमें मिला रही है, शायद ये इसलिए है, ये बाइक की चाबी है, तुम इसे बेझिझक कहीं भी लेकर जा सकते हो। ये कहते हुए रोहन ने एक काली चाबी समर को थमा दी। उसके मन में इस युवक के बारे में अच्छी धारणा थी। सेल्स डिपार्टमेंट में भर्ती के दिनों में बहुत अच्छी बातचीत उनकी हो गई थी। समर ने चाबी लेते हुए रोहन से कहा, अरे थैंक यू सो मच भाई, मैं फ्री हो जाऊं उसके बाद डिनर करते हैं, कहीं एक साथ बातचीत करेंगे बैठकर। उसकी बात सुनकर रोहन भी उसकी तरफ से मुस्कुरा दिया। समर ने चाबी संभाली, बाइक पर बैठते हुए क्रॉस स्टैंड हटाया और प्राची की तरफ देखते हुए कहा, प्राची आओ अच्छे से मुझे पकड़कर बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर प्राची बाइक पर बैठ गई और उसने गोरे गोरे हाथों से चोटें फैलाकर कमर पकड़ ली। उसका छोटा चेहरा टमाटर सा लाल हो गया था। प्राची के चमकते चेहरे को देखकर मोटे ने जलन भरी आंखों से उसकी ओर देखा और समर से पूछा, वाह भाई क्या बात है, सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब मिलते ही तुम्हें एक लड़की भी मिल गई, क्या ये ब्यूटी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए रोहन की बात का जवाब दिया, अरे नहीं नहीं भाई, ये तो बस मेरी कलीग है, साथ में अच्छी दोस्त है जैसे तुम हो। समर की बातें सुनकर प्राची का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में खोई हुई भावना उभर आई। अब जब समर ने कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको समर की बात अच्छी नहीं लगी। समर की बात सुनकर रोहन ने अपने होठ सिकोड़े, उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। उसने धीरे से समर से कहा, यार देखो ये बेचारी कितनी दुखी हो रही है, बहस मत करो। समर ने उसकी बातें सुनकर महसूस किया यह मोटा आदमी बहुत ही गॉसिप करता है, उसके पास उसके साथ बकवास करने का अभी समय भी नहीं था। समर ने हाथ मिलाया और हैंडबॉल पर हाथ रखा और चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट कर ली। बाइक ने आगे बढ़ते हुए बोला, रोहन भाई मुझे अभी जरूरी काम है, मैं बाद में तुमसे आकर बात करूंगा। बाइक से एक ऐसी आवाज आई और तीखी तीर की तरह से तेजी से वो बाइक वहां से निकल गई। समर के साथ इतनी सुंदर लड़की को देखकर मोटे आदमी को जलन हो रही थी। उसने धीरे से अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, इस भाई की किस्मत बहुत अच्छी है यार, ये लड़की स्पष्ट रूप से उसमें इंटरेस्ट रखती है और उसे अपने बारे में सोचते हुए बहुत दुख हो रहा था। दोनों अग्रवाल इंडस्ट्रीज में एक साथ इंटरव्यू देने आए थे। समर को बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों से भरे सेल्स डिपार्टमेंट में जगह मिल गई।
और उसे सिक्योरिटी गार्ड में जाना पड़ा, जहां सिर्फ सारे आदमी ही आदमी थे। उसकी किस्मत ही खराब थी। अगर वो दूसरों से अपनी तुलना करता था तो वह बहुत गुस्सा उसे आने लगा था। समर उससे कहीं ज्यादा फिट और हैंडसम था और उसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी। वहीं दूसरी तरफ समर बाइक बहुत तेज चला रहा था। उसके पीछे बैठी प्राची ने उसकी कमर को कस कर पकड़ लिया था। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था और उसने समर से कहा, समर, थोड़ा धीरे चलो ना। लेकिन समर को बाइक चलाने में बहुत मजा आ रहा था। वो बहुत खुश था। उसने मजाकिया अंदाज में पीछे बैठी प्राची से कहा, प्राची, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बाइक की सबसे कम स्पीड है, मैं इससे स्लो तो नहीं चला सकता ना। वास्तव में ये बाइक की टॉप स्पीड थी। क्योंकि स्पीड बहुत तेज थी, प्राची को डर था कि कहीं गिर ना जाए। उसने समर को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। वो समर से एकदम चिपकी हुई थी। समर भी जानबूझकर इतना फास्ट चला रहा था जिससे वो उसका पूरा फायदा उठा सके। इंदौर की सड़कें बिल्कुल भीड़ भाड़ भरी और बिजी सड़कें थी। हालांकि समर की ड्राइविंग बहुत अच्छी थी और बिजली की तरह गाड़ियों के बीच बीच में गुजर कर वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो बिना डर के ड्राइव कर रहा था। आसपास के लोग जो गाड़ियों में बैठे थे उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे। अरे धीरे चला भाई, अगर गिर गया तो किसी से उठेगा भी नहीं, सब कुछ बिगड़ जाएगा। अरे भाई ये यार खुद तो मरेगा और दूसरों किसी को भी मार कर जाएगा। लेकिन समर ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। नहीं, उसने अपनी स्पीड घटाने का कोई इरादा था। तो उसने एक्सीलेटर घुमाया और भी तेज गाड़ी से चलाने लगा, जिससे ट्रैफिक में फंसे ड्राइवर बेहद नाराज हो गए थे। वो हर तरह की गाड़ी चला सकता था। बाइक से लेकर हवाई जहाज तक हर तरह की गाड़ी में वह एक्सपर्ट था। बाइक की तो बात ही छोड़िए। हालांकि इस स्पीड से चलाना बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता था। कुछ ड्राइवर इस डर से पीले पड़ गए थे कि समर उनसे टकरा ना जाए। कुछ ड्राइवरों ने तो अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। इस समय जिया अपने पुलिस वर्दी पहने हुए एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में उदास बैठी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। कल पुराने मोहल्ले में हुई विदेशी की मौत की जांच में को उसने पुलिस स्टेशन में कुछ सीक्रेट फाइलें देखी और स्पेशल स्टेट डिपार्टमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट किलर के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। वो मरने वाला आदमी कंकाल ले का एक आदमी था। उसने बैन की गई फाइलों तक पहुंचने के नियम का उल्लंघन किया, इसलिए उसे सजा दी गई और उसे ट्रैफिक पुलिस में भेज दिया गया। वो अपनी पुलिस स्टेशन में तभी वापस आ सकती थी जब वो ट्रैफिक पुलिस में अच्छा प्रदर्शन करेगी। रिंग रिंग, तभी उसके फोन की घंटी बजी। ठीक उसी समय जब वो गुस्सा हो रही थी, जिया ने असंतुष्ट दिखते हुए कॉल पिक करते हुए कहा, इंदौर ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर जिया बात कर रही हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। उसे ऐसे एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की तरह काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बोलने का लहजा भी बहुत रूखा था। दूसरी तरफ से एक कैब ड्राइवर ने कहा, मैडम, एलआईजी रोड पर एक काली बाइक बहुत तेजी से चल रही है, लगभग लोगों को टक्कर मारने वाली है। आप आकर देखो, पता नहीं कौन बेवकूफ है, नहीं तो आज शायद किसी का एक्सीडेंट तो होगा ही। जिस ड्राइवर ने पुलिस को बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने समर पर चिल्लाकर गाली भी दी थी। जिया ने कहा, ओके ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और उसने तुरंत फोन रख दिया। और बहुत परेशान थी और ये तेज स्पीड में चलाने वाली बाइक उसके गुस्से की आग की रेखा से टकरा गई, जिससे उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिल गया था। जिया ने चाबी घुमाई, एक्सीलेटर दबाया और स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। गाड़ी जोर से गरजी और एलआईजी रोड पर तेजी से दौड़ पड़ी। सड़क पर चल रही गाड़ियों में जल्दी से पुलिस की गाड़ी का रास्ता देना शुरू कर दिया। उनमें उसका रास्ता रोकने की कोई हिम्मत नहीं थी। एक पल में जिया की पुलिस गाड़ी एलआईजी रोड पर आ गई। उसने आंखें मूंद ली तो ध्यान से देखा, सड़क पर एक काली बाइक तेजी से चल रही थी। बाइक की गति बहुत तेज थी और स्पष्ट रूप से स्पीड लिमिट से बहुत ज्यादा ऊपर थी। यदि बाइक चालक का ध्यान थोड़ा सा भी भटका तो बाइक और चालक दोनों एकदम से खत्म हो जाएंगे। वो सोच रही थी कि ये ड्राइवर ऐसा इतना बहादुर है, या तो अपने कौशल पर भरोसा कर रहा है या बिल्कुल पागल हो गया है। तभी जिया ने तेजी से आती बाइक को देखते हुए
क्रूरता से कहा, तुमने मेरे एरिया में रूल तोड़ने की हिम्मत की, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। इस समय उसने बाइक चला रहे समर को पागल करार दे दिया था। जिया का चेहरा आकर्षक था और उसने शानदार पैरों से एक्सीलेटर जोर से दबाव और गाड़ी जंगली घोड़े की तरह बाइक की ओर भगा ली। इतने में समर की बाइक और भी तेज हो गई। वह सभी को बिजली की तेजी से पीछे छोड़ता जा रहा था। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भी बाइक को रोक नहीं पाई। वो सड़क पर एक फुर्तीले सांप की तरह घूम रहा था। जिया ने अपने लाल होठों से अनाउंसर पर चिल्लाते हुए कहा, आगे बाइक चालक ध्यान दे, आप स्पीड लिमिट पार कर चुके हैं, तुरंत रुक जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। समर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने फुफकारते हुए कहा, अरे यार मर गई, अब यह ट्रैफिक पुलिस का टंटा। तभी उसने रियर व्यू में देखा कि उस लगभग पीछे 50 मीटर दूरी पर ही एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। लेकिन जब उसने गाड़ी में बैठी लड़की को देखा तो वो दंग रह गया। लगभग अपने सीट से उछल पड़ा। यह लड़की कोई और नहीं, जिया शेखावत थी। जानना चाहिए कि जिया इंदौर पुलिस फोर्स की इंस्पेक्टर थी और आज ये ट्रैफिक पुलिस में क्या कर रही थी। जिया के देखते ही उसके मन ही मन उसने सोचा, ये क्या बकवास है, अब ये ट्रैफिक पुलिस में कैसे आ गई। ये लड़की कितनी तेज थी। पहली बार जब वो मिले तो उसने समर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बार होटल में वो उसे पीटना चाहती थी। शुक्र है वो अधिक ताकतवर और अधिक बच गया था। समर जानता था कि इस लड़की से मिलने के लिए वो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। भले ही वो लड़की सुंदर थी, लेकिन वो प्यार नहीं, मुक्के और लात से बात करने में विश्वास रखती थी। समर को तो ऐसा ही लगता और उसके दिमाग पर कोई जैसे स्क्रू ढीला हो गया है। वो इंदौर के भारी इलाके में शिवरदार ढाबे पर जा रहा था, ईगल गैंग के सरगना बख्तावर के कंपनी का 1 करोड़ रुपए निकलवाने के लिए। उसके पास इस लड़की के साथ समय बर्बाद करने के लिए कोई भी समय नहीं था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी भी मुझे पकड़ नहीं पाओगी जिया। और उसने दाहिने हाथ से एक्सीलेटर और जोर से मोड़ दिया। बाइक फिर से तेजी से और बिजली की गति से सड़क पर गायब हो गई। उसका ड्राइविंग कौशल बहुत अच्छा था। उसके अलावा रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। जिया की गाड़ी बड़ी थी और उसके पास बाइक को पकड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वो करती भी क्या। जिया का सुंदर चेहरा गुस्से से भर गया। जब उसने बाइक को गायब होते देखा, उसने दुखी होकर अपना छोटा गुलाबी हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आज तो तुम मेरे हाथों से निकल गए, लेकिन अगली बार तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। वो शहर में ही थे। सबसे सड़क भीड़ भाड़ वाली थी और जिया के सामने पहले ही 10 से ज्यादा गाड़ियां रुक चुकी थी। उसके पास बाइक को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वो सिर्फ ये देख सकती थी कि वो उसकी नजरों से बिल्कुल ओझल हो गया। तभी उसको कुछ याद आया। उसने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, तुमने मुझे नाराज कर दिया, अब तो मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी। जिया ने फोन निकाल लिया और ट्रैफिक पुलिस सुपरिटेंडेंट का नंबर डायल कर दिया। फोन उठाते ही उधर से एक कड़क लेकिन परेशान से भरी हुई आवाज आई, ऑफिसर जिया, बताओ क्या हुआ। वो ट्रैफिक पुलिस का सुपरिटेंडेंट था और पुलिस अकादमी में जिया के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वे बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन आज जिया ने उसको परेशान कर दिया था, बार बार फोन करने की वजह से। लेकिन वो जानता था भले ही जिया ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन वो कभी भी पुलिस टीम में वापस आ सकती थी। जिया ने गुस्से में लाल चेहरे के साथ ठंडे स्वर में कहा, एसपी सौरव, क्या आप एक काली बाइक की जांच करने में मेरी मदद कर सकते हैं। यह एलआईजी रोड पर बहुत तेज स्पीड से चल रही थी, जिसकी वजह से मैं उसे पकड़ नहीं पाई। वो मेरे हाथ से निकल गई और जब आप उसे ट्रैक कर लोगे तो मुझे बताना, मैं उसे खुद पकड़ लूंगी। सौरभ ने नरम आवाज में कहा, ओके ठीक है, लोकेशन ट्रैक करके तुम्हें सेंड कर दूंगा। और ये कहकर उसने अपना फोन रख दिया और जिया की बताई काली बाइक को ट्रैक करने लगा। लेकिन वो कुछ हैरान था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जिया को एक बाइक से क्या दिक्कत थी। नहीं पकड़ी गई तो नहीं पकड़ी गई, क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि ट्रैफिक पुलिस एसपी को उस बाइक को ट्रैक करने के लिए कह देगी। लेकिन फिर भी उसने बाइक को ट्रैक किया और जिया को भेज दिया। जिया ने मैसेज खोला, बाइक की लोकेशन देखी, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा दूर निकल गई थी। जिया ने ठंडे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा,
मैं तुम्हें पकड़कर ही दम लूंगी, चिंता मत करो। और ये कहते हुए उसने गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट किया और बाइक की ओर तेजी से बढ़ गई। प्राची ने सामने एक पुराने बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, समर, वो शिव द्वार ढाबा है, वहां ईगल गैंग का अड्डा है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर डरती जा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो वहां पर जाए। समर की बाइक की गति बहुत तेज थी। उसका पूरा शरीर जैसे हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसके बाल बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए थे। समर फट से अपना सिर उसने आगे किया और आगे से एक छोटे से बोर्ड को देखा। ये बोर्ड उसने सिर्फ 50 मीटर दूरी पर ही था। उसने अगल बगल पूरी जमीन बंजर दिखाई दी। सड़क उबड़ खाबड़ थी और बिल्कुल खोखली थी। बोर्ड के साइड पर 10 मीटर पीछे एक पुराना सा ढाबा था। उसने ढाबे के सामने बाइक रोक दी और मुस्कुराते हुए प्राची से कहा, प्राची, चलो अंदर चलकर देखते हैं। प्राची का बिल्कुल चेहरा डर से भरा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि वो अंदर जाए। तभी उसने धीरे से कहा, समर, अंदर बहुत सारे लोग होंगे, गुंडे हैं वो। मुझे डर है कि कहीं हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए तो वो हमें मार डालेंगे। उसने सुना था कि सभी गुंडे बदमाश है और बुरे काम करते हैं। अगर उन्होंने दोनों को पीट दिया तो क्या होगा। प्राची ने उन गुंडों को छेड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की। भले ही वो ढाबे के सामने पहुंच गई थी, लेकिन उसने अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन समर जानता था प्राची डर गई है। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, प्राची, चिंता मत करो, तुम अंदर चलो। ये गुंडे मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे, तुम देखना। और ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और ढाबे के अंदर जाने लगा। ढाबे के दरवाजे पर एक रैप था और जिस पर बहुत सारी बाइकें खड़ी थी। रंगीन बालों और अजीबोगरीब कपड़ों वाले दर्जनों गुंडे जमीन पर बैठकर कुछ कुछ खा पी रहे थे। वो बियर की बोतलें और बारबेक्यू स्टैंड के पीछे घिरे हुए थे। चहल पहल बहुत ज्यादा थी। गुंडे मौज मस्ती कर रहे थे। कुछ शर्टलेस थे और उनकी बाहों पर टैटू भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बियर के बड़े बड़े घूंट में ले रहे थे और मांस के टुकड़े भी खा रहे थे। जब उन्होंने समर और प्राची को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उनमें से एक लंबे आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्या लेने आए हो? समर ने बोहाई सुगौड़ी और हल्के से कहा, क्या तुम इस गैंग के लीडर हो? अगर नहीं तो उसे बुलाओ, मैं यहाँ उससे मिलने आया। उस आदमी से बहुत ज्यादा तेज शराब की गंध आ रही थी जो समर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लंबे आदमी ने बियर की बोतल उठाई और नशे में बोला, हमारे बॉस से मिलना कोई हलवा नहीं है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। अब मेरा और मूड खराब मत करो। समर की आंखों ने ठंडक से एक चमक दिखाई दी और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। अपने बॉस से कहो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, नहीं तो बाद में मुझे दोष मत देना अगर मेरा हाथ उठ गया तो। लंबे आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? ये ईगल गैंग है। अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। उसका चेहरा काला पड़ गया था। वो बियर की बोतल लेकर आगे बढ़ने लगा। वो समर को बिल्कुल कड़ा सबक सिखा देना चाहता था ताकि उसे पता चल सके कि ईगल गैंग क्या थी और जो लोग ईगल गैंग से पंगा लेने की कोशिश करते उसका हश्र क्या होता है। प्राची ने समर का हाथ कसकर पकड़ लिया और जब उसने उस डरावने लंबे गुंडे को देखा उसका सुंदर चेहरा भयानक रूप से सफेद पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, समर, ये आदमी बियर की बोतल पकड़े हुए है। कहीं ये बोतल हम पर न फोड़ दें। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए समर। लड़कियां हमेशा डरपोकी होती हैं। गुंडों से स्वाभाविक रूप से डरती भी है और इसके अलावा गुंडे के बाल लाल थे। उसकी बाहों पर एक पुरानी चोट और कटने का निशान और टैटू भी बने हुए थे। वो स्पष्ट रूप से एक अच्छा आदमी नहीं था। समर ने प्राची के नाजुक हाथों को थपथपाया और उसे आश्वस्त करने की नजर से देखते हुए बोला, चिंता मत करो प्राची, वो हमें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उससे ही पहले मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। उसकी नजरों में वो एक लंबा आदमी बहुत कमजोर था
और वो उसे एक पंच में हवा में उड़ा सकता था। शैडो किंग के सामने हर कोई कमजोर था जिसे वो आसानी से हरा सकते थे। अचानक उस आदमी की नजर प्राची पर पड़ गई। उसने प्राची को देखते हुए कहा, ओह, तो यहाँ तो एक सुंदर लड़की भी है। और उसकी आंखें गर्म हो गई। हालांकि ईगल गैंग के गुटों का एक झुंड था, लेकिन वो सभी आदमी थे। उनमें एक भी लड़की नहीं थी। प्राची को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आसमान से उतरकर उनके सामने आ गई। उसके लिए प्राची का खूबसूरत चेहरा और सुडौल शरीर सब बहुत आकर्षक लगे। इससे उसका खून खोल उठा। लंबे गुंडे ने बियर की एक घूंट ली और गुस्से में समर से कहा, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस लड़के को यहाँ छोड़ो और खुद यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। जब समर ने लंबे गुंडे की बात सुनी तो समर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की और प्राची पर अपनी गंदी नजर डालने की। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ लोगों को बस पिटाई की जरूरत होती है। उसने अपने पंच से इस समस्या को हल करने का फैसला कर लिया था। समर ने अपने दाहिने हाथ से उस गुंडे को एक तेज पंच मारा। वो बिजली की तरह इतना तेज था और उसने तुरंत ही लंबे आदमी के हाथ से बियर की बोतल पकड़ ली। उसने हवा में एक चाप घुमाया और बेरहमी से उसके सिर पर दे मारा। बियर की बोतल उस आदमी के सिर पर लगी और एक जोरदार आवाज आई। इससे उसके सिर पर बहुत भारी घाव हो गया था और खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर गया और जोर से कराहने लगा। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया था। उसने एक तीखी तेज की चीख मारी। उसने डरावनी आंखों से समर की ओर देखा। यह आदमी बहुत तेज था। उसे कुछ रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिला और बियर की बोतल उसके सिर पर जा लगी। ढाबे में मौजूद दर्जनों गुंडे उस आदमी की चीखें सुनकर चौंक गए थे। तभी समर और प्राची को एक जोरदार आवाज सुनाई, भाइयों भाइयों, चलो इस आदमी को खत्म कर दें। यह आदमी यहाँ हंगामा करने आया है और इसने ईगल गैंग पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर ली। चलो भाइयों। और सभी के सभी गुंडे उनकी तरफ भागे और समर को घेर लिया। तभी उनमें से एक गुंडे ने समर को गुस्से में घूरते हुए कहा, आखिरकार हो कौन तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को मारने की? लगता है तुम अब और जीना नहीं चाहते। एक और आदमी ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तुमने इधर उधर नहीं देखा? आसपास के 10 मील में कोई भी हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी एक और आदमी ने समर को धमकी देते हुए कहा, आज तो बेटा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। बस तुम ये बताओ कि मरना कैसे चाहते हो। आसपास के गुंडे गाली गलौज कर रहे थे। घमंडी भी थे। ये सब लोग घमंडी होने के आदी थे और उन्होंने अभी अभी शराब पी थी और घमंडी भी हो गए थे। समर ने ठंडे स्वर में कहा, पहले अपने लीडर से कहो कि वो मुझसे मिले, नहीं तो तुम्हारा भी हश्र वैसा ही होगा जैसा इसका हुआ है। उसने एक उंगली उठाई और उस लंबे गुंडे की ओर इशारा किया जो अभी जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा था। तभी एक घमंडी आवाज वहां पर गूंजी, ओह, मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन कितना हिम्मत वाला है। तो मुझसे मिलने आया है और एक अधेड़ उम्र का आदमी ढाबे के अंदर से कमरे से बाहर निकला। अधेड़ उम्र का आदमी लंबा था, काले कपड़े पहने हुए थे, गठीला था और ऐसा लग रहा था कि वो ताकत से भरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि वो जिम में लंबे समय तक वर्कआउट करने और स्टेरॉइड का नतीजा भुगत रहा होगा। वो वहां पर एक गोरिल्ला की तरह खड़ा था। उस आदमी ने समर के सामने खड़े होते हुए कड़क आवाज में कहा, मैं ही हूँ ईगल गैंग का बॉस, बख्तावर। हर कोई मुझे बख्तावर भाई कहता है। तुम कौन हो और अपना नाम बताओ और यहाँ आने की तुमने जहमत कैसे कर ली? बख्तावर नाम का आदमी सामने खड़ा था और गर्व से लगातार बोलते जा रहा था। जाना चाहिए 10 मील के दायरे में कोई भी व्यक्ति उस आदमी का नाम सुनते ही पीला पड़ जाए। वो देखना चाहता था कि उसके सामने जो व्यक्ति उसे जानता है या नहीं। शायद उसका नाम सुनकर वो व्यक्ति अपनी पैंट में ही पेशाब कर देगा। समर ने कुछ देर तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उसको देखता रहा। उसको ऐसे घूरते हुए देखकर बख्तावर और भी ज्यादा भड़क गया और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। समर ने जब उसका बढ़ता हुआ गुस्सा देखा
तो उसने बख्तावर की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम समर है। मैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज के सेल डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ और यहाँ आपसे कंपनी का 1 करोड़ रुपए लेने आया हूँ। बख्तावर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, ओह, तो क्या होगा अगर मैं पैसे देने से इनकार कर दूं? बताओ। समर ने उसको मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, मेरा सुझाव तो यही है कि आप मुझे पैसे दे दें, वरना आप इसके परिणाम भुगत नहीं पाएंगे। बख्तावर ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और उसने समर को धमकी देते हुए कहा, प्यारे बच्चे, तुमसे पहले जो व्यक्ति मुझसे पैसे लेने आए थे, मैंने उनका हाथ तोड़ दिया। क्या ये तुम्हें जानने के बाद भी पैसे चाहिए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? समर ने अपने हाथों को पीठ के पीछे करते हुए गर्व से कहा, हाँ, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। बख्तावर ने अपनी आंखें चौड़ी करके डरने का नाटक करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे डर लग रहा है, मैं तुमसे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दो भाई। और यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, धमके भरे अंदाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन गिदड़ धमकियों से मैं डर जाऊंगा? उल्टा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा तो भी तुम्हारी आंखों में वही निडरता रहेगी। समर ने ठंडे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, मेरा हाथ तोड़ने के लिए मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसके चेहरे पर अलग ही एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। भले ही उसके सामने 6 फीट से ऊंचा हट्टा कट्टा बख्तावर और उसके 1 दर्जन से ज्यादा आदमी खड़े थे, लेकिन समर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसके सामने वे सभी लोग कमजोर थे। अगर वो लोग सभी आ जाएं तो भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो शैडो किंग के लिए एक अकेली भीड़ और 30 भेड़ें अलग अलग नहीं थी। दोनों ही शैडो किंग के लिए कोई खतरा नहीं था, दोनों ही उसका भोजन थे। बख्तावर के चेहरे पर उदासी छा गई, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गई और अपनी विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसने कहा, दोस्त, मैंने अब तक 49 लोगों की हाथें तोड़े हैं और तुम आज मेरी हाफ सेंचुरी पूरा करवाओगे। मुझे मौका मिला है। ये कहते हुए उसने अपने पैर जोर से जमीन पर दे मारे और जमीन पर उसके पैर जितना बड़ा गड्ढा हो गया। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ घुमाया और समर की ओर एक जोरदार पंच दे मारा। पंच से हवा में एक भंवर जैसी आवाज निकली। इसे विंड व्रिलिंग फिस्ट कहा जाता है और इसका आविष्कार एक मार्शल आर्ट मास्टर ने बवंडर के सिद्धांत का उपयोग करते हुए किया था। यह बहुत ही भयानक था। प्रत्येक पंच से हवा में घूमने की आवाज निकलती थी। समर ने जोर से जमीन पर पैर मारा और हवा में उछलते हुए अगले ही पल वो बिल्कुल बख्तावर के सामने खड़ा हो गया। इतनी तेज स्पीड? बख्तावर के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसकी आंखों में आश्चर्य दिखाई देने लगा था। समर की स्पीड बहुत तेज थी और यह उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज थी। वो जानता था कि इतनी स्पीड तो उसकी अपनी भी नहीं थी। इतना ही नहीं, उसने जितने भी शक्तिशाली लोग देखे थे उनमें से किसी की भी स्पीड इतनी तेज नहीं थी। स्पीड लगभग गोली जैसी तेज थी। समर ने अपना वार किया और अगला पंच बख्तावर के पंच से टकराया। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लग गया जैसे बम कोई हवा में फट गया। बख्तावर जोर से चिल्लाया, आह, और 10 मीटर हवा में उड़ता हुआ लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। समर ने एक ही पंच में उसका हाथ तोड़ दिया था। चुभने वाले दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वो बख्तावर फिर से खड़ा हो गया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बख्तावर समर से हार जाएगा या फिर समर उसे 1 करोड़ रुपए ले पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर से जरूर करें। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ही मांगता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं, तो ये जरूर कर दें।